सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा 8 के सामाजिक विषय का भाग 3 सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन का पाठ 1 भारतीय संविधान का आगे का प्रकरण संविधान की ज़रूरत क्यों पड़ती है का भाग 2 पढ़ेंगे। इससे पहले हमने ये देखा था कि जैसे खेलों के कुछ नियम होते हैं और इन नियमों से हम खेल को परिभाषित कर सकते हैं और अलग अलग खेलों के बीच फ़र्क कर सकते हैं। बिल्कुल खेलों की तरह ही हर समाज के कुछ मूलभूत नियम होते हैं और इन्हीं नियमों से समाज का स्वरूप भी तय होता है और अलग अलग समाजों के बीच फ़र्क पता चलता है। इसके बाद हमने देखा था कि संविधान सभा का गठन कैसे हुआ और कब हुआ। फिर हमने देखा कि ये ज़रूरी नहीं है कि अगर किसी भी देश में संविधान है तो वहाँ लोकतंत्र होगा। जैसे कि हमने देखा नेपाल में कि लोकतंत्र के लिए कई वहाँ आंदोलन हुए और 1990 में इन आंदोलनों के बाद लोकतंत्र की स्थापना हुई थी और फरवरी 2005 में राजा ने दोबारा से इस शासन की बागडोर है वो पूरी तरीके से अपने हाथों में ले ली और इस तरह से फिर वहाँ कई आंदोलन हुए और उसके बाद 2008 में राजतंत्र को ख़त्म करके नेपाल में लोकतंत्र स्थापित हुआ और नेपाल है वो एक तरह से लोकतांत्रिक देश बन गया। इसके बाद हमने देखा था कि किसी भी देश को संविधान की ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो हमने देखा कि संविधान के कई उद्देश्य होते हैं, जिसका हमने पहले उद्देश्य पढ़ा था कि यह दस्तावेज यानी संविधान उन आदर्शों को सूत्रबद्ध करता है जिनके आधार पर नागरिक अपने देश को अपनी इच्छा के अनुसार, अपने सपनों के अनुसार रच सकते हैं। यानी संविधान बताता है कि हमारे समाज का मूल स्वरूप क्या होगा। तो आज हम आगे संविधान का दूसरा मुख्य उद्देश्य पढ़ेंगे कि जो दूसरा मुख्य उद्देश्य होता है वो है देश की राजनीतिक व्यवस्था को तय करना। जैसे कि नेपाल के पुराने संविधान में कहा गया था कि देश के शासन की बागडोर राजा और मंत्रिपरिषद के हाथ में रहेगी। जिन देशों ने लोकतांत्रिक शासन पद्धति यानी राज्य व्यवस्था चुनी है वहाँ निर्णय प्रक्रिया के नियम तय करने में संविधान अहम भूमिका अदा करता है। लोकतंत्र में हम अपना नेता खुद चुनते हैं ताकि हमारी ओर से वे सत्ता का जिम्मेदारी के साथ इस्तेमाल कर सके। फिर भी इस बात की संभावना हमेशा रहती है कि ये नेता सत्ता का दुरुपयोग कर सकते हैं। इस तरह की विकृतियों से बचाव का उपाय हमारे संविधान में ही मिलता है। राजनेताओं द्वारा सत्ता के इस दुरुपयोग से लोगों के साथ भारी अन्याय हो सकता है। और कैसे अन्याय हो सकता है तो इसके लिए एक उदाहरण दिया हुआ है, नीचे एक कहानी दी गई है। तो ये देखिए, जिसमें क्या है कि सुरेश जो कि अपनी कक्षा का मॉनिटर है और वह दबंग किस्म का लड़का है, उसके सहपाठी उसे पसंद नहीं करते। तो क्लास टीचर श्रीमती राव अचानक किसी काम से बाहर जाती है और सुरेश को वो बच्चों का ख्याल रखने के लिए बोलती है। तो सुरेश इसी मौके का फ़ायदा उठाता है और अनिल को तंग करने लगता है। तो वो अनिल से कहता है कि अनिल, आज मैं राव मैडम से तुम्हारी शिकायत करने वाला हूँ। तो अनिल ने पूछा कि मैंने क्या किया है। तो जब उनकी क्लास टीचर आती है तो सुरेश मैडम से उसकी झूठी शिकायत करता है कि मैडम, जब आप कक्षा से बाहर गई हुई थी तो अनिल शोर मचाकर सबको परेशान कर रहा था और उसने मेरी बात भी नहीं सुनी। और मैडम ने उसे सज़ा दी कि अनिल, आज तुम्हें पूरी छुट्टी के बाद यहीं रुकना पड़ेगा और तुम 100 बार लिखोगे कि मैं मॉनिटर को तंग नहीं करूँगा। और अनिल मैडम को बोलता रहा कि मैडम, मैंने तो कुछ भी नहीं किया है। तो इस तरीके से देखिए कि उसने मॉनिटर ने अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया। अब देखिए कि यहाँ कुछ प्रश्न हैं कि मॉनिटर अपनी शक्ति का किस तरह दुरुपयोग कर रहा है। तो हमने देखा कि कैसे सुरेश ने मैडम से अनिल की झूठी शिकायत की और मैडम ने अनिल की बिना बात सुने ही उसे सज़ा दी थी। दूसरा प्रश्न है कि नीचे दी गई
किस परिस्थिति में मंत्री को अपनी सत्ता के दुरुपयोग का दोषी कहा जाएगा? तो देखिए नीचे 3 परिस्थितियां दी गई हैं। पहली कि वह ठोस तकनीकी कारणों से अपने मंत्रालय की किसी परियोजना को नामंजूर कर देता है, और दूसरी जब वह अपने पड़ोसी को अपने सुरक्षा कर्मियों से पिटवाने की धमकी देता है, और तीसरी परिस्थिति है जब वह थाने में फ़ोन करके पुलिस अधिकारियों पर दबाव डालता है कि उसके किसी दोषी रिश्तेदार के खिलाफ FIR दर्ज ना की जाए। तो इस तरह से इन तीनों परिस्थितियों में मंत्री ख और ग इन दोनों परिस्थितियों में अपनी सत्ता का दुरुपयोग करते हुए दोषी पाया जाएगा। तो इसी तरह लोकतांत्रिक समाजों में प्राय संविधान ही ऐसे नियम तय करता है कि जिनके द्वारा राजनेताओं के हाथों सत्ता के इस दुरुपयोग को रोका जाए। तो भारतीय संविधान में ऐसे बहुत सारे कानून मौलिक अधिकारों वाले खंड में दिए गए हैं। क्या आपको कक्षा 7 की पुस्तक में दिए गए दलित लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि के अनुभवों की कुछ याद है? तो आपको याद होगा, हमने देखा था कि कैसे इस छोटे से बालक को पूरे विद्यालय में उससे झाड़ू लगवाई गई और उसे दूसरे बच्चों से दूर कक्षा से बाहर बिठाया जाता था। तो उस अध्याय में हमने देखा था कि ओम प्रकाश को दलित होने के कारण किस तरह के भेदभाव का सामना करना पड़ा। वहाँ हमने पढ़ा कि भारतीय संविधान देश के सभी व्यक्तियों को समानता का अधिकार देता है। हमारा संविधान कहता है कि धर्म, नस्ल, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर देश के किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। तो इस प्रकार समानता का अधिकार भारतीय संविधान में दिया गया एक मौलिक अधिकार है। इसके बाद ये है कि लोकतंत्र में संविधान का एक महत्वपूर्ण काम यह भी होता है कि कोई भी ताकतवर समूह किसी दूसरे या कम ताकतवर समूह या लोगों के खिलाफ अपनी ताकत का इस्तेमाल ना करे। नीचे दिए गए चित्रकथा पट में कक्षा के भीतर की एक घटना है। चलिए हम इसे देखते हैं। सबसे पहले कि खेल की घंटी शुरू होने वाली है और विद्यालय में कुछ बालिकाएं हैं और कुछ बालक हैं। तो बालिकाएं कहती हैं कि आज हम कुछ अलग खेल खेलते हैं, जैसे कि बास्केटबॉल। तो बालक क्या कहते हैं, नहीं, हम तो क्रिकेट खेलेंगे। तो इस तरह से उनके बीच में वाद विवाद हो रहा होता है। तो शिक्षक क्या करते हैं, इस विवाद को हल करने के लिए दोनों पक्षों को हाथ उठाकर अपनी राय बताने के लिए कहते हैं। तो फिर लड़के खुश हो जाते हैं, वो कहते हैं हा 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 हम जीत गए, हम जीत गए। तब लड़कियों ने कहा कि ये तो होना ही था, क्योंकि लड़कों की संख्या कक्षा में ज़्यादा है। हमें सदा वही करना पड़ता है जो लड़के चाहते हैं, क्योंकि उनकी संख्या ज़्यादा है। तब वो लड़कियां बात करती हैं कि मैडम को फैसला लेने का कोई और तरीका सोचना चाहिए, क्योंकि इससे हमारी इच्छा पर भी ध्यान दिया जा सकता है। तो इस तरह से देखिए कि यहाँ पर एक प्रश्न बनता है कि उपरोक्त चित्रकथा में कौन कौन से लोग हैं वो अल्पसंख्या में हैं, और बहुसंख्यक गुट द्वारा लिए गए फैसले से यह अल्पसंख्यक गुट किस तरह दबाया जा रहा है। तो देखिए इस कहानी में जो अल्पसंख्या में है वो है बालिकाएं, और जो बहुसंख्यक गुट है यानी जो बालक हैं वो क्या है कि अपने फैसलों को उन पर थोप रहे हैं, लड़कियों पर। तो इस तरह से लड़कियां ना चाहते हुए भी उनको उनका फैसला मानना पड़ता है। तो इस तरह के अस्वस्थ हालात लोकतांत्रिक समाजों में भी पैदा हो सकते हैं, जहां बहुमत वाला गुट लगातार ऐसे फैसले लागू करता रहता है जिनमें अल्पसंख्यकों की सहमति नहीं होती है और उनका नुकसान होता है। जैसा कि हमने कहानी में देखा कि बहुमत की निर्गुंजता का खतरा हर समाज में बना रहता है। संविधान में दिए गए नियमों से इस बात का ख्याल रखा जाता है कि अल्पसंख्यकों को किसी ऐसी चीज़ से वंचित ना किया जाए जो बहुसंख्यकों के लिए सामान्य रूप से उपलब्ध है। अल्पसंख्यकों द्वारा बहुसंख्यकों की इस निरंकुशता पर या दबदबे पर प्रतिबंध लगाना भी संविधान का महत्वपूर्ण कार्य है। यानी कि जो बहुमत लोग हैं, बहुसंख्या वाले लोग हैं, वो अपनी इस दबदबे को ज़्यादा ना कर सके, तो इस दबदबे पर प्रतिबंध लगाना भी संविधान का ही महत्वपूर्ण कार्य है। यह दबदबा एक समुदाय द्वारा दूसरे समुदाय के ऊपर भी हो सकता है,
जिसे कि अंतर सामुदायिक वर्चस्व कहते हैं, या फिर एक ही समुदाय के अंदर कुछ लोग दूसरे लोगों को दबा सकते हैं, जिसे अंतः सामुदायिक वर्चस्व कहते हैं। इसके बाद कि संविधान क्यों होना चाहिए, इसका तीसरा महत्वपूर्ण कारण है कि हम खुद को अपने आप से बचा सकें। अब देखिए, यह बात सुनने में ज़रा अजीब लगती है। असल में इसका मतलब यह है कि कई बार हम किसी मुद्दे पर बहुत तीखे ढंग से सोचने लगते हैं। ऐसे विचार हमारे व्यापक हितों के लिए नुकसानदेह हो सकते हैं। संविधान हमें ऐसी भावनाओं से बचाने में मदद करता है, और इसे समझने के लिए फिर से एक कहानी है, उसे देखिए कि शबनम है बालिका और वो दुविधा में है। उसे कुछ तय करना है कि कल की परीक्षा के लिए मुझे 2 अध्याय पढ़ने हैं, यानी उसकी कल परीक्षा है और वो सोच रही है कि मुझे 2 पाठ पढ़ने हैं, लेकिन इस समय तो मेरा पसंदीदा टीवी कार्यक्रम आ रहा है और इसे देखे बिना नहीं रह सकती। पर अगर मैं ऐसा करती हूँ तो मैं ये दोनों अध्याय नहीं पढ़ पाऊँगी। तो शबनम, तुम परेशान लग रही हो, क्या बात है? तो उसके परिवार के सदस्यों ने पूछा। तब उसने कहा कि मुझे यह टीवी कार्यक्रम देखना है, लेकिन कल मेरी परीक्षा भी है। अगर आप लोग टीवी देखेंगे तो मेरा भी टीवी देखने का मन जरूर करेगा, और मुझे एक बात सूझ रही है कि अगर आज की रात कोई भी टीवी ना देखे तो तब शायद मेरा मन भी नहीं ललचाएगा और मैं इस तरीके से पढ़ भी पाऊँगी। ये देखिए कि वहाँ वो परीक्षा देने जाती है और वहाँ सोचती है कि अच्छा हुआ मैंने कल टीवी नहीं देखा, और उन आखिरी 2 अध्यायों में से बहुत सारे सवाल आए हैं। तो इस तरीके से देखिए कि शबनम इस बात पर क्यों खुश हो रही थी कि उसने टीवी नहीं देखा, और ऐसी स्थिति में आप क्या करते? तो देखिए, उसके खुश होने का कारण तो ये था कि जो उसके 2 पाठ रह गए थे और जो उसने पढ़े बाद में, तो उसी में से अधिकतर सवाल आए थे, तो इसलिए वो खुश हुई। और अगर हम भी शबनम के स्थान पर होते तो हम भी अपने परिवार के सदस्यों से कहते कि अगर आज आप टीवी नहीं देखते हैं तो मेरा भी मन नहीं ललचाएगा और हम भी पढ़ सकते हैं। तो संविधान हमें ऐसे फैसले लेने से भी रोकता है जिससे उन बड़े सिद्धांतों को ठेस पहुंचती है जिनमें देश आस्था रखता है। उदाहरण के तौर पर हो सकता है कि लोकतंत्र को मानने वाले अधिकांश लोग गंभीरता से ये महसूस करने लगे कि जो दलगत राजनीति है, यानी जो पॉलिटिक्स है, वो बहुत ही विकृत हो चुकी है। इसलिए अब चीज़ों को दुरुस्त करने के लिए किसी तानाशाह को ही शासन सौंप देना चाहिए, या फिर देश में फौजी शासन हो जाना चाहिए। लेकिन इस भावना में बहकर लोग क्या करते हैं कि वो इस बात को महसूस नहीं कर पाते कि लंबे दौर में तानाशाही शासन अगर देश में हुआ तो इससे उनके सारे हितों को वो तहस नहस कर देगा। एक अच्छा संविधान देश की बुनियादी संरचना को इस तरह के उन्माद से, कष्ट से बचाता है। यह ऐसे प्रावधानों को आसानी से पलटने नहीं देता जिनके जरिए नागरिकों को अधिकारों का आश्वासन मिलता है और उनकी स्वतंत्रता की रक्षा होती है। तो इस तरह से हम समझ गए कि संविधान किसी भी लोकतांत्रिक समाज में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इसके बाद अगली वीडियो में हम संविधान के मुख्य लक्षणों के बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।